हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 6। उसमें हम बात करेंगे टॉपिक 6.8 यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। अभी तक हमने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में देख लिया है, तो यांत्रिक ऊर्जा उससे ही संबंधित है। तो हम देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण क्या होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का एक उदाहरण देखेंगे। तो चलिए पहले देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। जो भी हमारे पास गतिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यांत्रिक ऊर्जा। किसी भी निकाय की ये संरक्षण का स्टेटमेंट है हमारे पास। किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहेगी। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो इस तरह कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहेगी यदि उस पर कार्य करने वाला बल संरक्षी है। अब हमारे पास कार्य ऊर्जा प्रमेय है, वो भी हमने देख लिया था। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर है, कार्य के बराबर है, और वो कितना है? एफ एक्स डेल्टा एक्स। इसको बोल देते हैं नंबर 1। उसी प्रकार संरक्षी बल के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो ये क्या होगा? माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो ये हमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिल गई। अब हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा के लिए। तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो डेल्टा के प्लस डेल्टा बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स। इन दोनों को जोड़ा, ये शून्य हो गया। तो हमें पता है कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर हो गया 0 से। तो ये 0 हो गया। अब ये परिवर्तन है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, कोई भी चीज़ में परिवर्तन होता है तो वो क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा अचर है। ये चीज़ याद रखनी है कि सभी बल संरक्षी नहीं होते। कुछ बल ऐसे भी होते हैं वो अनसंरक्षी होते हैं। संरक्षी बल में कार्यपथ पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी बल होता है वो कार्यपथ पर निर्भर नहीं होता। चाहे आप मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, आप यहाँ से होके जाइए, यहाँ से होके जाइए या ऐसे जाइए, किसी भी पथ से जाइए, पर संरक्षी बल होगा वो कार्यपथ पर निर्भर नहीं करेगा। तो चलिए इसी के ऊपर हम एक और उदाहरण देखते हैं कि एक किसी h ऊंचाई पे एक m द्रव्यमान की गेंद की यांत्रिक ऊर्जा ढूंढनी है। तो वो हम किस प्रकार देखेंगे? इतनी ऊंचाई पे हमारे पास एक गेंद है, गेंद की ऊंचाई है कैपिटल H और ये ज़मीन है। तो ज़मीन से गेंद की ऊंचाई कितनी हो गई? कैपिटल H। अब हम 3 स्थिति लेते हैं जिनकी यांत्रिक ऊर्जा ढूंढेंगे। जब बॉल ऊपर है तब, मध्य में होगा उसको नाम दे दिया Q, और जब नीचे गिरेगा ज़मीन पे तब। तो हमें P, Q, R इन तीनों स्थिति में सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा ढूंढेंगे। यहाँ से Q स्थिति में ये ऊंचाई को लिखते हैं हम H1। क्लियर? अब बात करते हैं सबसे पहले बिंदु P पर यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी? तो इसको बोलते हैं E1। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे जब ऊपर होगा, अपनी ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mg, क्योंकि नीचे की तरफ से बल लगेगा mg और ऊंचाई कितनी है? कैपिटल H। तो ये हो गया mgh। अब बात करेंगे Q बिंदु पर इसकी यांत्रिक ऊर्जा। तो इसको नाम देते हैं E2 इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब इस बिंदु पे कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी, तो इसको हम लिखते हैं हाफ mv1² प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mg, और ये इतनी ऊंचाई है h1। तो ये हो गया h1। अब ढूंढेंगे हम बिंदु R पर इसकी स्थितिज ऊर्जा, R पर इसकी यांत्रिक ऊर्जा। E3 इज इक्वल टू k प्लस p। अब यहाँ पे नीचे बॉल जब गिर गई है तो गिर गई है, उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और उसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv2²। यहाँ पे मैंने v1 नाम दिया है तो यहाँ पे v2 नाम दिया है ताकि दोनों मिक्स ना हो जाए।
ठीक है, तो आप E1 में देख सकते हो कि गतिज ऊर्जा 0 है और E3 में स्थितिज ऊर्जा 0 है। अब हम अगर E1 बराबर E3 मान लेते हैं, यहाँ पे हमने माना है सिर्फ कि E1 बराबर E3 है, तो E1 क्या मिला आपको mgh और E3 है हाफ m v2²। ये लिखा m कैंसल, तो V2 हमें क्या मिलेगा 2 ऊपर चला गया, V2 क्या मिलेगा स्क्वायर रूट 2gh, या तो V2² = 2gh। अब ये समीकरण इसके ऊपर निर्भर इसके जैसा है, v² = यहाँ पे u² 0 है, 2 त्वरण की जगह हम g लिखते हैं और s विस्थापन होता है, ऊंचाई है, तो यहाँ पे ऊंचाई है मेरी h। ठीक है, अब हम मानते हैं E1 बराबर है E2 से, तो E1 कितना है mgh और E2 इतना है, ये दोनों मैंने लिखा यहाँ पे। अब तीनों में m है तो इसमें से m निकालेंगे कॉमन, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ m। क्या बचेगा मेरे पास v1² = 2gh माइनस 2gh1, 2g कॉमन h माइनस h1, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं v1 = √2gh माइनस h1 और v1² = 2gh माइनस h1। ये समीकरण भी इसके जैसा ही है, u 0 है, 2 एक ही जगह g और s विस्थापन की जगह इतनी ऊंचाई होगी, h में से h1 निकालेंगे तो ये मिल गया। ठीक है, तो ये एक तरह का विस्थापन हुआ, तो ये हो गया। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि अगर E1 E3 के बराबर है, E1 E2 के बराबर है, तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि E1 = E2 = E3, मतलब कि इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साबित किया एक उदाहरण के द्वारा कि कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में।